ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एस्ट्रोलॉजी के विषय में है। अक्सर हम कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई चैनल नहीं चलाते या लेक्चर नहीं लेते। ये एक नॉलेज के लिए है, एक हम कह सकते हैं चर्चा के लिए ये लेक्चर है। और ये लेक्चर सुनकर हमें कोई संपर्क भी ना करे कुंडली देखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बस सुनिए, एक नॉलेज के लिए लेक्चर है, ऐसा समझ लीजिए। मुझे भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर, 7-8 साल तो अधिक हो चुके हैं। पहले मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजी देखता था, पर इसके बाद हमने छोड़ दिया उसे। आज के इस लेक्चर में एक चर्चात्मक विषय है कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु जब बदलता है किसी गोचर भाव में तो उसका अनुभव क्या आता है, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव होते हैं, वो एक प्रकार से हम उसके ऊपर एनालाइजिंग करेंगे मित्रों। ठीक है। अभी अगर आप YouTube के ऊपर जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के विषय में जो भी देखते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि एक महीने पहले ही, मतलब 28-29 अक्टूबर को ही राहु का ट्रांजिट हो चुका है। परंतु एक्चुअली हमारा जो मराठी पंचांग होता है, अभी मराठी पंचांग जो महाराष्ट्र में ज्यादा यूज किया जाता है वो ताते पंचांग है। तो जो भी मराठी पंचांग होगा महाराष्ट्र का, उसमें जो राहु का ट्रांजिट है वो एक महीने पहले का नहीं होता है, वो होता है एक्यूरेटली 28 नवंबर को। ऐसा है, इसमें लिखा है, मैंने आपको सामने फोटो भी रखे हैं। 28 नवंबर को ट्रांजिट हो चुका है, मतलब कल ही आप पकड़ लीजिए ट्रांजिट हो चुका है इसका। ठीक है। बाकी के जो हिंदी में जितने भी चैनल्स है उन्होंने 28-29 अक्टूबर को पकड़ा हुआ है। हम चलते हैं मराठी पंचांग की तरह ही चलते हैं ये, और इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं मित्रों। ठीक है। तो अभी आज से ही पकड़ लीजिए, राहु का जो ट्रांजिट हो चुका है, राहु ने अपना मेष राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर लिया। तो अब कुंडली में क्या होता है मित्रों, एक जनरल नॉलेज की तरह ये चर्चात्मक लेक्चर है, इसको ऐसे ही ले लीजिए और नॉलेज के लिए ले लीजिए। आपके सामने अगर कुंडली का चार्ट होगा तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि जब ग्रहों के गोचर होते हैं, ग्रहों के गोचर मतलब क्या है कि हर महीने में, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई ग्रह जो होता है अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे राशि में जाता है, दूसरे राशि से तीसरे राशि में जाता है। यह उसका जो टाइम लिमिट या फिर जो बदलाव होते हैं उसके, उसको बोलते हैं गोचर। ठीक है, एक राशि से दूसरे राशि में ग्रह को जाने के लिए। अब इसमें राहु, गुरु, शनि, ये जो 3 ग्रह होते हैं, ये 3 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है 18 महीने एक राशि में रहता है। गुरु होता है वो आई थिंक 16 महीने कुछ ऐसा रहता है। शनि 2.5 साल तक ऐसा रहता है। पूरा 1 साल तक चलता है, गुरु पूरा 1 साल तक चलता है। शनि जो होता है वो 2.5 साल तक चल रहता है एक राशि में। बाकी जब वक्री होते हैं तब कम ज्यादा 1-2 महीने बढ़ जाते हैं उसमें। तो जो लॉन्ग टर्म एक राशि में रहने वाले ग्रह होते हैं उसका इंपैक्ट मनुष्य जीवन और सामाजिक जीवन, नेचर के ऊपर होता है। इसलिए इन ग्रहों को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। बाकी रवि, बुध, शुक्र जो होते हैं वो 1-1, 1.5 महीने के डिफरेंस में एक प्रकार से उनका परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए हम उन्हें ज्यादा नहीं देखते। परंतु जिनके कुंडली में या ये ग्रह होते हैं राहु, गुरु, शनि, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब गोचर के अनुभव, किसी के कुंडली में कोई राहु, गुरु, शनि बदलाव हो चुके हैं तो उसका इंपैक्ट किस प्रकार से देखना है, कुंडली के किस भाव से देखना है, यह भी बहुत जरूरी है। इसमें आपकी जो लग्न कुंडली है वो लग्न कुंडली के हिसाब से ही हमें वो देखना होता है। आपकी राशि कुंडली के अनुसार आपका ग्रह किस स्थान में आया है वो देखना नहीं होता, वो मिसमैच होता है। इसलिए जो जन्मांगम होता है, आपका कुंडली का चार्ट निकालिए, उस कुंडली के चार्ट में जहां पर जन्मांगम लिखा होता है, जन्मांगम कुंडली या लग्न चार्ट या लग्न कुंडली ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसी के अनुसार देखना होता है कि आपका लग्न राशि कौन सा है। लग्न राशि अलग होती है, चंद्र राशि अलग होती है, हमें लग्न राशि के अनुसार ये गोचर देखने होते हैं। लग्न राशि का चार्ट निकालकर उसमें अगर अभी राहु 12वें राशि में जा रहा है, 12वीं राशि मतलब 12 आंकड़ा मीन राशि में जा रहा है, 12वीं राशि मीन राशि उसमें जा रहा है, तो उसके अनुसार हमें देखना है। इसके विषय में यूट्यूब के ऊपर अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के अच्छे ये वहां पर आप सुन सकते हैं। मैं उसके बारे में कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूँ कि किसके राशि के लिए क्या होगा। हम एक थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि राहु मीन राशि में जा रहा है। एक तो राहु जो होता है ये बहुत ही लंबे साल के बाद, मतलब एक राशि में 18 महीने रहता है, तो उसको 18 महीने के बाद अब फिर से उस राशि में आने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे शनि होता है, शनि को एक राशि से, मतलब अभी वो कुंभ राशि में चल रहा है शनि, उसको फिर से कुंभ राशि में आने के लिए 27.5 साल या 28 साल का समय लगेगा, तब जाके वो फिर से उस राशि में आएगा। तो शनि का भी इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है मित्रों। अभी राहु आज बदल के चला गया मीन राशि में। पहले मित्रों हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्रीविद्यापीठम.com से जो भी श्री विद्यापीठम जो गूगल के ऊपर हमारा वेबसाइट है वहां से जो भी साधना सीखनी है हमसे संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए हैं, वहां हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने एक चार्ट होगा, तो उस चार्ट में आप देखिए अंदाजे से कि राहु मीन राशि में जा रहा है। तो मीन राशि क्या होती है, 12वां स्थान, 12 आंकड़ा क्या होता है वो पहले हम देखेंगे। जब कोई ग्रह इतना बड़ा वहां पर जाता है और विशेषकर से राहु वहां पे जा रहा है और मीन राशि में पहले से ही नेपच्यून है,
तो नेपच्यून और राहु एक जगह पे आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सामाजिक जीवन के ऊपर, नेचर के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है। अभी पहले आपको मैं एक दो भ्रम जो है समाज में फैले हुए इसके बारे में वो पहले दूर करता हूं। आपको लगेगा कि राहु बदलाव हो रहा है, अभी पूर्ण काल सर्पयोग था, अभी अर्ध काल सर्पयोग आ जाएगा। तो काल सर्प को बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घबराते हैं। लोगों के मन में कुंडली देखकर मन में एक ऐसे वहम डाला जाता है कि आपको ये काल सर्प है, उसके कारण XYZ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले तो काल सर्प को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है मित्रों। काल सर्प जैसी कुंडलियां जो होती है वो बहुत लोगों के कुंडली में होता है। तो ऐसा काल सर्प आपके नसीब कुंडली में है, इसके कारण आपका ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, नसीब भी ऐसा है, इस तरह की कोई भी बात नहीं होती। ठीक है, वो संशोधन करके उसके ऊपर लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बुक निकाले हैं, और काल सर्प की शांति करो, राहु के जप करो, ये सब निकाला हुआ है। अभी आपको पहले ना राहु, इसलिए पहले आपको ना ये जो काल सर्प है ये दिमाग से पहले निकाल दो, इससे ऐसा कुछ होता नहीं है। कुंडली देखने का तरीका एक अलग तरीका होता है। और कुंडली में क्या होता है कि हम जब कुंडली देखते थे उसमें क्या होता था, हमें ये एक्चुअली होती है पूर्वजों की देन, आपके किसी परिवार में कोई देख रहा था वगैरह, वो सब भी देखना पड़ता है, वो एनर्जी, कुलाचार के आशीर्वाद। फिर आप जिस गांव में, जिस शहर में कुंडली देखते हो, वहां के स्थानिक शक्तियां होती है, उनकी मदद लगती है। आपकी कुल देवी आपको राजी चाहिए, आपके पितरों के आशीर्वाद आपको चाहिए। फिर आपके कास्ट की कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो बुरी एनर्जी से रोकती है वो, और आप जहां पर बैठ कर करेंगे वहां की कुछ जमीन की एनर्जी, उस गांव की ग्राम शक्ति, वहां जो बड़ी एनर्जी है उसका आपको ब्लेसिंग चाहिए। इसलिए ब्लेसिंग चाहिए क्योंकि आपके पास उस गांव के लोग जब आएंगे, तब आपको मैं बताऊं, ज्योतिष का अर्थ होता है कि आपको कोई भी प्रश्न पूछने के लिए व्यक्ति आ रहा है, वो अपने साथ बहुत सारी निगेटिविटी लेकर आता है, बहुत अलग अलग टाइप की गंदगी लेकर आता है। अगर मैं भी किसी के पास प्रश्न लेकर जाऊंगा तो उस प्रश्न के साथ निगेटिविटी भी आएगी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप प्रश्न के साथ अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी होती है। और ये लोग, और क्या होता है कि कुछ एक टाइप के लोग होते हैं ना, कि अपनी कुंडली जो होती है ना, वो उनको आदत ही होती है, हफ्ते में एक दो ज्योतिषों को वो दिखाते ही दिखाते हैं, और महीने के 5-6 ज्योतिष होने ही चाहिए, वो कहीं से ना कहीं से ढूंढेंगे और कुंडली, एक ही कुंडली 10 जगहों पर दिखाएंगे। होता क्या है कि आप जब कुंडली निकालते हो और एक कुंडली निकालने के बाद वही कुंडली 10 जगह पर दिखाते हो अलग अलग प्रश्नों के लिए, तो कुंडली के ऊपर भी गंदगी तैयार होती है। हाँ, बहुत बड़े लेवल की गंदगी तैयार होती है, क्योंकि आप कोई प्रश्न लेकर जा रहे हो, अपनी एक आस, अपनी एक इच्छा, आप अपने प्रॉब्लम लेकर जा रहे हो, और वो जब व्यक्त करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो कुंडली सामने रखकर, वो सारी एनर्जी एक प्रकार से आपके कुंडली के ऊपर भी बैठती है। ऐसे कुंडली को एस्ट्रोलॉजिस्ट जब हाथ लगाते हैं देखने के लिए, आज के एस्ट्रोलॉजिस्ट का क्या है कि वो स्टडी करते हैं, एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर देखना शुरू करते हैं। परंतु एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पुराने पुराने जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते थे, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, परंतु उनके पास जो अदृश्य चीजें देखने की क्षमता थी, वो लोगों का अनुभव चाहिए, उनके पास काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई डॉक्टर है या लॉयर है, ये अपना एजुकेशन शुरू होते होते या एजुकेशन खत्म होने के बाद काफी लंबे समय तक एक हेड लॉयर या फिर हेड डॉक्टर जो होते हैं, हाँ, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास पहले काम करते हैं। क्योंकि वो लोग क्या सिखाते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, जो आपको कॉलेज में सीखने के लिए नहीं मिलता, जो आपको एजुकेशन बाहर नहीं मिलता, वो ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के पास साथ मिलता है, उनकी एनर्जी आप में थोड़ी ट्रांसफर होती है और आप मैच्योर बनते हो। एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना, ये कहीं से भी आप सर्टिफिकेट निकालो, कुछ भी स्टडी करो, परंतु आधा हिस्सा जो है वो अदृश्य है, और वो अदृश्य में क्या हो रहा है ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। हमको उस जमाने में ये एनर्जी बाइंड करनी पड़ती थी, मेरी ग्राम शक्ति, मेरी कुल देवी, इनके आशीर्वाद मुझे लेने पड़ते थे, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद लेने पड़ते थे। उसके बाद लोगों की एक प्रकार से निगेटिविटी आती थी, उसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती थी, ऐसे सिर्फ मंत्र जाप नहीं, और भी चीजें कुछ करनी पड़ती थी, क्योंकि बॉडी के ऊपर इसका असर होता है बाद में, या फिर आप ठीक से नहीं ध्यान दे रहे हो तो वो निगेटिव एनर्जी जो होती है आपके परिवार के ऊपर कहीं चल जाती है। ये बहुत सारी चीजें है। ऐसा है एस्ट्रोलॉजी का मतलब, हमारी भाषा में आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस चीज में आपको पढ़ना नहीं है उस चीज में आप पढ़ गए, और आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि सामने वाले की कौन सी गलतियां इनडायरेक्टली आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति जो है उसका कोई एक सांसारिक जीवन से संबंधित कोई प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आया है, और वो बहुत ही तीव्र स्वरूप का प्रॉब्लम है सांसारिक, उसके वैवाहिक जीवन का, और ये प्रॉब्लम इसलिए आया है कि इसके पूर्वजों ने किसी स्त्री का अपहरण किया था या किसी स्त्री को जलाकर राख कर दिया था, और वो दोष उसके नसीब में आया है, उसको पता नहीं है। ठीक है, और वो एनर्जी उसके परिवार को पकड़े हुए, उसको पकड़े हुए, इसके कारण वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब एक तो ऐसी शक्तियां होती है कि जो क्रोधित होती है, तो उनका दोष आपको भी लगता है। इसलिए मेडिएटर बनना का जो स्टेज है, आप कितने लेवल तक का मेडिएटर बनेंगे, उसका एक अनुभव, नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आपको समझ में आ गया? ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में ध्यान में रखनी होती है। अभी देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया के अभी जो टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट है वगैरह, ये आपको नहीं बताएंगे, जो टीवी पर आते हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे, इतना डीप नॉलेज आपको लगता है। ठीक है,
अभी ये जो राहु बदल रहा है, राहु एक छाया ग्रह है, आपको पता ही होगा कि जो छाया मतलब हम कह सकते हैं मेरी परछाई, एग्जैक्ट में आपको नहीं दिखूंगा पर परछाई दिखेगी, परंतु परछाई मतलब ऐसा है कि आप जिंदा है, परंतु आप जिंदा है उसका सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैंक पैसे नहीं देगी। ठीक है, बैंक के पास जाएंगे, मैं जिंदा हूं मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है, परंतु बैंक क्या बोलेगी, आप अपना सर्टिफिकेट निकालिए, सर्टिफिकेट को इंपॉर्टेंट। वैसे ही राहु मतलब क्या है कि मैं दिख रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी परछाई दिख रही है ना, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, और परछाई क्या बात कर रही है वो दिखना बहुत जरूरी है। तो ये जो छाया होती है ये हवा का रूप देखना पड़ता है। राहु और मीन राशि में जा रहा है, मीन राशि अभी आप देखेंगे तो कल ही जो है, कल राहु का परिवर्तन हो गया, ठीक है, रात में एक परिवर्तन हो गया, राहु चेंज हो गया, मेष राशि से चला गया मीन राशि में, और कल ही उत्तर काशी में जो 15 दिन से वहां पर लोग अटके हुए थे वो बाहर निकल के आ गए। ठीक है, अब ये समाज में क्या होता है ग्रहों का परिवर्तन, इसे देखना भी बहुत जरूरी होता है। राहु अभी जो मीन राशि में जाएगा तो राहु मतलब छाया, हम हवा कह सकते हैं, ठीक है, हवा में चलने वाले जो धूलिकण होते हैं, हवा एक प्रकार से हवा का रुख कह सकते हैं, एक प्रकार से भ्रम कह सकते हैं, राहु मतलब एक प्रकार से हम क्लाइमेट भी कह सकते हैं। दूसरा राहु जो मीन राशि में जा रहा है मतलब 12वें स्थान में जा रहा है, 12वें स्थान से संबंधित है, 12वां स्थान में मीन राशि आती है एक प्रकार से, वो स्थान क्या है, तो मीन राशि जो है वो जल राशि है। कुंडली में 12 स्थान में 3 जल स्थान एक प्रकार से होते हैं, हम पकड़ सकते हैं। एक जो होता है जल स्थान कुआं, जो हमारे घर के पास होता है। दूसरा जल स्थान होता है घर के मतलब शहर में या गांव में जो तालाब होता है, बड़ा तालाब, या फिर हम कह सकते हैं नदी, पुरानी नदी, पुराना एक प्रकार से नाला जहां से बहता है, उस वो अलग टाइप का एक स्रोत होता है पानी का। और तीसरा जो होता है एक तो बड़ी नदी या फिर डायरेक्टली समुद्र, यहां पर मीन राशि मतलब समुद्र। राहु जब छाया ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर रहा है मतलब समुद्र से संबंधित घटनाएं होगी। अब राहु आज बदल गया, आज से लेकर आगे के जो 18 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 18 महीने में राहु क्या इंपैक्ट देगा ये अंदाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं। राहु 18 महीने मीन राशि में रहेगा, मतलब मीन मतलब मछली, मछली होती है, और यहाँ पर मछली तालाब की मछली नहीं है, कुएं की मछली नहीं है, या फिर कोई नदी की मछली नहीं है, ये मछली जो है वो समुद्र की मछली। मछली में भी प्रकार होते हैं, तो यहाँ ये बातें भी समझ लीजिए। राहु इंपैक्ट कोई नदी के ऊपर नहीं करेगा, समुद्र के ऊपर करेगा। राहु कुंडली में उसके साथ 2 ग्लोबलाइजेशन के स्थान होते हैं, एक होता है नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, ठीक है, दूसरा होता है मीन राशि का 12वां स्थान। तो भाग्य स्थान में कोई ग्रह होता है वो अलग इंपैक्ट करता है ग्लोबल के ऊपर, और अभी का जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो अलग है। तो मीन राशि एक प्रकार से समुद्र से संबंधित होने वाली घटनाएं, समुद्र के पास में किनारे के ऊपर जो लोग रहते हैं उससे संबंधित घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो सारी चीजें चल रही है इनके ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समुद्र की मछली, इसमें डालेगा इंपैक्ट। तथा राहु 18 महीने रहेगा, मतलब और राहु और नेपच्यून की एक प्रकार से वहां पर नेपच्यून भी है, मतलब वो जल से संबंधित बहुत इंपैक्ट डालेगा। समुद्र, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, जो जल मार्ग से होने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम कह सकते हैं, तथा हम ऐसा कह सकते हैं जो शिप से संबंधित चलने वाली चीजें। उसके बाद 12वां स्थान जो होता है वो हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सर्जरी करने वाली चीजें हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट डालता है। उसके साथ जो मेडिकल लाइन होते हैं, जिनके मेडिकल है, बड़े बड़े फार्मासिस्ट है या फार्मेसी से संबंधित बड़े बड़े संशोधन है, उसके बारे में राहु जो है वो इंपैक्ट डालेगा। ऐसा है, राहु और नेपच्यून एक साथ होने के कारण शायद ये भी हो सकता है अगले साल जून जुलाई के बाद, उसके बाद नेपच्यून भी जो है ना वो हम कह सकते हैं, नेपच्यून होता है पसीना, हम कह सकते हैं नेपच्यून, या नेपच्यून एक ऐसी चीज है कि ये गुड़ चीजें होती है, गुड़। राहु नेपच्यून में क्या होता है कि देखो, जिनको बहुत सारा बाहरी बाधा होती है, बहुत जल्दी बाहरी बाधा होती है, बहुत इंपैक्ट होता है नेगेटिव जगह पे जाने से, तो ऐसे लोग जो है ना किसी जल के यहाँ पर ना जाए, या आपको अगर तैरना नहीं आता है तो जानबूझकर आप कहीं पे समुद्र के यहाँ पे तैरने के लिए मत जाओ, उसका इंपैक्ट हो सकता है, समुद्र के आसपास जो नेगेटिविटी होती है उसका इंपैक्ट होता है। तो राहु नेपच्यून जो होता है ये करता है, परंतु अभी अभी राहु की नेपच्यून युति नहीं हो रही है, वो आई थिंक जून जुलाई के बाद शायद उस टाइम हो जाएगी वो, ऐसा है। तब राहु नेपच्यून एक हो जाएंगे, तब नेचर के ऊपर बहुत ही परिणाम होगा। राहु जब मीन राशि में जाता है और नेपच्यून पहले से ही वहां पर है, मतलब नेचर बदल रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट 18 महीने में क्या इंपैक्ट करेगा ये बता रहा है। समुद्र के किनारे जो भी राज्य है, समुद्र के किनारे जो भी कंट्रीज है, उनके ऊपर क्या परिणाम होगा वो बता रहा है। जो कंट्रीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही ज्यादा ये होता है वो यहाँ पर ज्यादा बताते हैं, यानी मतलब उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, शायद आप कल्पना कर सकते हैं। और क्या होता है कि देखिए, राहु किसी भी राशि में हो, राहु अपने हिसाब से एक प्रकार से एक्सप्रेशन या फिर नहीं चलता। राहु जिस राशि में होता है उस राशि का ग्रह
कहां पर बैठा हुआ है, अगर वो अच्छे स्थान में बैठा हुआ है तो उसके अनुसार अनुभव देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, राहु को लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। परंतु आप कल्पना कर लीजिए, अभी राहु जो है वो मीन राशि में है, राहु मीन राशि में है, लोग डरेंगे, अरे राहु मीन राशि में क्या होगा। परंतु मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। अगर गुरु अच्छे राशि में बैठा हुआ है तो जब तक वो अच्छे राशि में है तब तक राहु अच्छा भी फल दे सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर राहु, आप कल्पना कर लीजिए, राहु अगर उदाहरण के रूप में राहु अगर मेष राशि में अभी तक था, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो अगर अच्छे राशि में है तो राहु का काल जो है किसी को अच्छा भी जा सकता है। इसके अनुसार जो होता है कुंडली का मापदंड देखना होता है। मतलब आप कुंडली दिखा रहे हैं और आपकी राहु की महादशा चल रही है और आप बोलेंगे राहु की महादशा है, खराब चल रही है, परंतु राहु जिस स्थान में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी कहां पर है, अच्छा है, वो देखिए और वो कैसे चलता है उसके अनुसार आप चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसका ही हम देखते हैं, राहु मीन राशि में है, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु बैठा है मेष राशि में। आपके सामने कुंडली आप वहां पर देख सकते हैं। और क्या हो रहा है, गुरु हर्षल युति है। गुरु हर्षल युति होने के कारण क्या है कि गुरु पूर्ण रूप से एक्सप्रेशन, अपने अनुभव लोगों के सामने जाहिर भी नहीं कर रहा है। गुरु हर्षल युति होने के कारण क्या है, मेष राशि में होने के कारण राम मंदिर का जो है वो भी एक प्रकार से काम चल रहा है। राहु मीन राशि में आया है, मीन राशि एक आध्यात्मिक राशि है, ग्लोबल आध्यात्मिक कुंडली से संबंधित, योगा से संबंधित एक आध्यात्मिक जनजीवन, या फिर उसको कहते हैं जैसे समुद्र मैंने बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला, हेल्थ हॉस्पिटल बोला, फार्मेसी बोला, वैसे ये मीन राशि जो है और 12वां स्थान, ये ग्लोबल लेवल पर जो धर्म होते हैं अलग अलग, उन धर्मों का जो काम चलता है उनके ऊपर भी इंपैक्ट होता है। ऐसे जैसे हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, इनका जो आपसी कुछ चलते हैं उसमें कुछ ग्लोबल चीजें इंपैक्ट होना, कुछ न्यूज आना उसके बारे में, कुछ किसी जगह पर धर्म से संबंधित कुछ चीजें होना, ये होता है। अभी क्या है कि गुरु अभी हर्षल होने के कारण, गुरु हर्षल एक साथ होने के कारण पूरी तरीके से गुरु एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या हुआ है, समाज में जो लोग हैं, अभी आप देखिए भारत में या हिंदू धर्म की अवस्था ऐसी है कि आपको दिख रहा होगा कि सनातन धर्म की ओर जो है भारत बढ़ रहा है, परंतु अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो लोगों में आध्यात्मिक विकृतता भी बढ़ रही है। अब आप सोचेंगे आध्यात्मिक विकृतता कैसे बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा जो है ये रोड पर लगाना नहीं है, जय श्री राम या हनुमान चालीसा है, ये रोड पर बैठकर बोलने वाला कोई स्तोत्र नहीं है। श्री राम ये पवित्र शब्द है, हनुमान चालीसा एक पवित्र शब्द है, ये रोड पर लाकर विकृत स्वरूप से बोलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि आप देखिए क्रिकेट के स्टेडियम पे जाइए, लोग अभी वंदे भारत बोलना छोड़कर जय श्री राम बोलना शुरू कर रहे हैं। क्रिकेट का स्टेडियम जो है ये पवित्र शब्द बाहर निकालने का नहीं है, लोग विकृत रूप से वहां पे बाहर निकालते हैं। अभी आप जहां पर देखिए पॉलिटिशियंस जो है, तो पॉलिटिक्स जो पवित्र शब्द है, श्री राम, हनुमान जी, श्री कृष्ण, इनके विषय में एक प्रकार से पॉलिटिक्स के लिए विकृत रूप से उनका वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब इसका क्या होता है मित्रों, ये सामाजिक जीवन में इसका गलत उपयोग करने के कारण इसके जो दोष होते हैं, ये दोष हवा में रहते हैं और इसका इंपैक्ट जो होता है वो बाद में नेचर के रूप में हमारे ही समाज में होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिकता अभी जो चल रही है ना, इसको विकृत आध्यात्मिकता कहते हैं। ठीक है, वो आप देख ही रहे हो आप न्यूज चैनल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो गुरु जो है वो अच्छी आध्यात्मिकता अभी पूर्ण रूप से नहीं दिखा रहा है। गुरु, अब देखिए राहु कैसे एक्सप्रेशन देगा, राहु में बदलाव क्या होंगे, राहु अनुभव अपने 18 महीने में क्या देगा आगे, आज से ये गुरु के ऊपर डिपेंड है। गुरु अभी जो बदल रहा है वो बाद में डायरेक्टली अगले साल बदलेगा, 1 मई 2024 को बदलेगा। ठीक है, वो जाएगा मेष राशि से वृषभ राशि में। इसलिए राहु को मद्देनजर रखते हुए आपको मेष राशि का गुरु कैसा है वो भी देखना पड़ेगा, और बाद में अगले 1 साल तक आपको, मतलब ये बचे जो 6 महीने इसमें मेष राशि का गुरु राहु के ऊपर इंपैक्ट करेगा, और आगे का 1 साल जो होगा उसमें गुरु वृषभ राशि में रह जाएगा। 1 मई के बाद गुरु जाएगा वृषभ राशि में, तो गुरु वृषभ राशि में कैसा होगा उसका इंपैक्ट भी राहु के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, परंतु राहु नेपच्यून जब एक साथ होते हैं ना, तब ऐसी बाहरी बाधा कभी कभी लगती है किसी को कि मतलब आप कितने भी भगवान घूमो, ये बाहर की बाधा जो होती है निकल के एकदम खींच के नहीं जाती। फिर क्या होता है राहु नेपच्यून की युति में कि जो पितर होते हैं या फिर किसी जगह पर हम कह सकते हैं, अभी आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। आपको लगेगा यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है वो किसी आर्थिक स्वरूप के लिए चल रहा है, परंतु अंदर एक और भी बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये जो विश्व युद्ध हुए, आप उस जमाने में जाए, वहां की मेंटेलिटी में जाए, मानसिकता में, तो वहां पर जो लाखों लोग मरे तो उन लाखों लोगों को जो दफनाया था वो यूक्रेन में दफनाया था। और जब ऐसे दुखी आत्माएं, दुखी शरीर जहां पर दफनाते हैं, वहां एक बहुत बड़ी निगेटिविटी तैयार होती है, और ये निगेटिविटी बाद में कंट्रीज के ऊपर एक प्रकार से और अलग कुछ निगेटिव ये इंपैक्ट करती है। यही जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, वैसा ही राहु नेपच्यून की होती है। मतलब क्या है कि गड़े हुए जो मुर्दे हैं, जिनको काफी लंबा समय हो चुका है, या फिर ये इस प्रकार की आत्माएं, ये
और बहुत तेजी से समाज में फैलेगी और लोगों के दिमाग के ऊपर, जिनका बॉडी सेंसिटिव है, उनको बाहरी बाधा होना, ये सब चीजें होती है। अब देखिए इसमें राहु नेपच्यून में और भी अच्छी बातें क्या होती है कि जिनकी आध्यात्मिकता अच्छी है उनको सेंस आना भी शुरू होते हैं अच्छे अच्छे। जिन किसी को अच्छी शक्ति का वरदान भी मिल सकता है कुल कुलाचार से, ये भी होता है। किसी का जर्नी होगा आध्यात्मिक, ये भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें होती है मित्रों। राहु नेपच्यून जो युति है ना, ये एक प्रकार से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है उसके लिए बहुत जबरदस्त है। जो जल से संबंधित है उनके लिए बहुत जबरदस्त है, परंतु उसका एक और विश्लेषण इसका करना पड़ता है। जिनका फार्मेसी, इसमें हॉस्पिटल से संबंधित कुछ चीजें या किसी हॉस्पिटल में कुछ बुरी चीजें होना, अच्छी चीजें होना, ये इसमें देखा जाता है। कोई विशेष प्रकार की, और ये ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर असर करता है राहु एक्चुअली। और जो फार्मेसिस्ट होते हैं, फार्मेसी में जो अलग अलग औषधों के स्वरूप में जो संशोधन होता है, तो किसी बीमारी के का संशोधन होना, उसकी वैक्सीन आना, ये भी चीजें इसमें होती है। तथा होटल लाइन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परंतु होटल लाइन का जो सब्जेक्ट है ये आएगा 1 मई के बाद, जब गुरु बदलेगा। तो गुरु बदलने के बाद होटल लाइन, तेल, एक प्रकार से कॉस्मेटिक्स की भी चीजें होती है उसमें, मछली से संबंधित, और ये विशेष करके जो नई वैक्सीन लाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। ये और मई के बाद पहले जो 2-3 महीने हो गए, इसमें 3-4 महीने में जो ऑयल कंट्रीज है, ऑयल जो प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज है, उनमें कुछ बड़ी बातें भी हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। तो राहु नेपच्यून जाता है तो ये होता है। गुरु हर्षल मेष राशि में, इसलिए गुरु अच्छी तरह से इंपैक्ट नहीं कर रहा है। गुरु हर्षल में तो थोड़ी सी विकृतता ला रहा है। तो ये सारी चीजें, गुरु को मेष राशि से आगे बढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा कहीं वो खुल के सामने आएगा। अब भले ही गुरु वृषभ राशि में जाए तो उसका वृषभ राशि में भी पूरी तरीके से वो कंफर्ट नहीं होता, परंतु ठीक है, कंफर्ट नहीं है फिर भी ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। हर्षल से छूटना एक अच्छी बात होती है। कभी कभी हर्षल क्या करता है, किसी किसी ग्रह को ना पूरा विकृत कर देता है, अलग टाइप में उसका मतलब। अगर आप समझ लीजिए कोई शास्त्रीय गाना है, तो उस शास्त्रीय संगीत को अलग रूप से रैप सॉन्ग डालकर, शब्द वही रहेंगे परंतु वो बनेगा रैप सॉन्ग, उसको बोलते हैं हर्षल, ठीक है। वो सुनने के लिए विकृत लगेगा, इसको बोलते हैं हर्षल। तो ये है राहु नेपच्यून का ये। और राहु नेपच्यून आई थिंक 2025 तक रहेगा, पूरा अगला साल जो है, और अगले साल और 2025 के और आई थिंक 5 महीने ये राहु नेपच्यून एक साथ है। तो मीन राशि का ये जो राहु है वो बहुत इंपैक्ट करता है, बहुत इंपैक्ट करता है। बारिश होना, मतलब कहीं पर भी जाओ अचानक से कुछ भी बारिश हो सकती है, क्योंकि एक तो राहु जो है हवा का छाया, ठीक है, धुआं, और दूसरा जल, तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, तो वो तहलका मचा देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए ये लेक्चर था मित्रों, आपको जरूर पसंद आया होगा। और देखो राहु, बहुत लोगों को लगेगा कि राहु के जप करते हैं, राहु का कुछ ये करते हैं। मैं आपको बताऊं, राहु का जप करके, राहु की पूजा करके कुछ नहीं होता। राहु क्या कहता है कि आप प्रैक्टिकल बनो। मतलब हम मराठी है ना, तो मराठी भाषा में लोग क्या करते हैं, अगर आप मराठी लोग बहुत एक नॉर्मल होते हैं और वो झगड़ा करने के लिए नहीं जाते। तो मराठी लोगों का स्वभाव क्या होता है कि आपने मेरे कान पे मारा, हाँ, तो मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, आप दूसरे गाल पे मारिए, पर ये झगड़ा वही, आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मराठी लोग और क्या करते हैं कि आपने अगर मेरा 1 रुपया ले लिया है तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप चाहे तो 2 रुपए ले लीजिए, परंतु ये मैटर यहीं पर क्लोज कर लीजिए। ये जो हमारा महाराष्ट्र लोगों का जो स्वभाव होता है, ये राहु को नहीं चलता। इसलिए मैं राहु को हमेशा गुजराती, मारवाड़ी यही बोलता हूं कि अगर शाम को 7 बजे गले के ऊपर मैंने लक्ष्मी का पूजा किया, तो लक्ष्मी वहां पे लक्ष्मी है, परंतु सामने काउंटर पर जो आने वाली लक्ष्मी है उसको न्याय देना व्यवहारिक तो व्यवहारिक ही होना चाहिए। मतलब ऐसा दया दिखाकर डिस्काउंट वगैरह देना, ये वहां पर राहु को नहीं चलता। बी प्रैक्टिकल जीवन में होना ये बहुत जरूरी है। इमोशंस राहु के सामने कुछ भी नहीं चलते, तो ही राहु जो होता है आगे के लोगों को अनुभव देता है। तो राहु नेपच्यून जो होता है ये अनुभव करते हैं समुंदर समुंदर समुंदर। राहु नेपच्यून तीव्र आध्यात्मिकता, किसी से भी किसी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो आप, अगर आपने अच्छे से साधना की तो आपकी तार लग सकती है राहु नेपच्यून में। अच्छी साधना के अनुभव आ सकते हैं। जो बहुत लंबे समय से कुंडली जागरण के अनुभव कर रहे हैं, राहु नेपच्यून मानसिक विकृतता भी देता है। बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिजोफ्रेनिया के अटैक से ना, कल्पना जगत में जाना, अगर गलत साधना कर रहे हैं, गलत योगा कर रहे हैं, गलत मेडिटेशन कर रहे हैं, बार बार अपने शरीर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं मेंटली, तो मेंटली प्रॉब्लम भी डालता है राहु नेपच्यून युति एक प्रकार से। तो ये बहुत जबरदस्त एक ये है, एक नॉलेज के लिए आपके सामने मैंने लेक्चर रखा था। धन्यवाद मित्रों। हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब